सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक बार रिकैप करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? दोज हु रिक्वायर which required only magnitude. What do you mean by vector quantity? And what do you mean by tensor quantity? Magnitude भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, but they do not follow vector law of addition. तो वो क्या हो जाएगा? टेंसर क्वांटिटी। उसका एक ही एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखे थे बेटा फोर्स। फोर्स में देखे थे 2 तरह का फोर्स होता है। पहला फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ अ बॉडी। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स का टाइप देखे थे हम लोग, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, है ना। अच्छा, कांटेक्ट का जो हम लोग देखे थे इसमें भी 4 तरह का देखे थे, याद है? अच्छा, पहला कौन सा देखे थे? फ्रिक्शनल। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा W इज इक्वल टू mg, पढ़े थे? वेरी गुड, देख करके बोलते रहो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उसके बाद टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। और स्प्रिंग फोर्स। हम लोग बात किए थे टेंशन फोर्स का लास्ट क्लास में। टेंशन फोर्स में हम क्या बताए थे कि अगर आपका बॉडी रोप या स्ट्रिंग में ये फोर्स अप्लाई होगा, और क्लास 10th में जो जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस दिन भी बोले थे कि जब आपका मशीन चैप्टर आएगा तो फिर हम लोग टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग या रोप को आप सिंपली टाई करके छोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्लैकिंग होगा या नहीं होगा? बट अगर इसी में हम लोग क्या स्टोन या ब्रिक कुछ भी अगर टाई कर देते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। इसका मतलब है कि ये टेंशन ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये टेंशन फोर्स का काम होता है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन होने के लिए क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स का। आप लोग कभी ये देखो पेन में एक स्प्रिंग होता है, होता है? कभी उसको कंप्रेस किया बिटवीन योर 2 फिंगर्स, किया है? आप जब हटाते हो ना तो आपको कभी कभी लगेगा कि आपका ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, आपके इस दोनों फिंगर पे अप्लाई हो रहा है। कौन कर रहा है? लेट अस सपोज दिस इज योर नॉर्मल स्प्रिंग, और आप क्या किए? इधर से एक फोर्स अप्लाई किए और इस डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई किए। अब आपका स्प्रिंग का जो शेप होगा वो ऐसा हो जाएगा ना, कंप्रेस्ड वे में। उसके बाद स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का काम होता है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अपने शेप में, अपने पोजीशन में आने के लिए ये क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग पढ़ लिए। चलो बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट। कितना तरह का होता है? सर आप जो डांटते हैं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना कितना होता है रे? कोई बताएगा? बताओ। हाँ, अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ठीक। एक ही नाम तुम लोग लिया, ये एक ही नाम बोल पा रही है। हाँ, अब दूसरा बताओ कौन सा है? अब तीसरा भी बोल दो। तीसरा तुम लोग को भी नहीं पता, बैठो। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। हम लोग ग्रेविटी पढ़े हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, एक बताओ, अर्थ जो है मेरा सन के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। क्यों कर रहा है बेटा? ये अगर सन है तो इसके चारों तरफ आपका जो है अर्थ या कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। वाई? रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। होता है नहीं होता? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या ये रिवॉल्व करता? नहीं करता। अच्छा, किसी बॉल को अगर आप फ्री फॉल कराते हो
तो वो किधर होता है, टुवर्ड्स द अर्थ जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू मास। दुनिया में जितना भी मास है, जिसके पास भी मास है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अब जैसे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब हम इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और ये भी मेरे पे कैसा अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। तो एक दूसरे पे अगर कोई दो मास है तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज आर। अगर इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि ये जो फोर्स अप्लाई होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग एक सुने होंगे ना कि ड्राई हेयर में अगर कॉम्ब को रब करेंगे तो वो क्या करेगा, टैनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। करता है, क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई दो चार्ज है, ये मान लो प्लस क्यू और ये क्या है, माइनस क्यू, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। आप लोग ये भी पढ़े होंगे, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़े हो ना। अब आप ये बताओ, लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है? अनलाइक चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मान लो कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये और ये सिमिलर नहीं लग रहा? तो याद रखना, जितने अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ोगे उतना ही अच्छा से आपका इलेक्ट्रोस्टैट होगा। वहाँ पे बस M1 M2 था, यहाँ पे क्या आया, Q1 Q2, वेयर Q1 एंड Q2 आर द चार्ज। Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द बॉडी। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात करें। तो ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी है, तुमको मैग्नीट्यूड पता चला कि ये Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर है, ये K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स कैसा होगा और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन याद रखना कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम कैसे लिखते हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। क्या बोल रहे हैं हम, फोर्स ऑन सेकेंड मास, मास, फोर्स ऑन सेकेंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास। अच्छा, इस पे भी तो फोर्स लगेगा ना, तो ये ऐसे लगेगा एक फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो इधर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर से एक फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इज दिस क्लियर? ऊपर से नहीं ना जा रहा है, कॉन्सेप्ट लेना है बस, ठीक है? सोना नहीं, पानी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हम उड़ेल सके। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अच्छा, है पानी भी है। वाह, तुम कुआं खोद करके कुआं से पानी निकाल के लेके आना, बगल में गंगा जी भी है। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। मैग्नेटोस्टैट का बात करें, बचपन में खेला होगा ना, दो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, तो वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कैसे होगा, लेटर सपोज ये दो मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होता है बेटा, नॉर्थ पोल, और अगर ऐसा रखा हुआ है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, पक्का? क्यों? अनलाइक पोल है ना, एक नॉर्थ है और दूसरा क्या है, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे Sn और यहाँ पे भी Ns हो जाए तब, मतलब इस पे फोर्स इधर और इस पे फोर्स इधर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर आप 3 फोर्स तो पढ़ा दिए, लेकिन ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है? सीधा सा बात है सर, ये दोनों कांटेक्ट में है ही नहीं। सन अगर अर्थ पे आ जाए और कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा भाई, मेरा आईपीएल खड़ा करना तो बेकार हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है नहीं, सन अर्थ को टच करेगा। ईशांत, बहुत लंबा उम्र है बेटा, अभी टच मत कराना, बहुत कुछ करना। ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा क्या, टेल में, कांटेक्ट में रहेगा?
नहीं। क्या ये चार्ज कांटेक्ट में है? नहीं। क्या ये दोनों मैग्नेट कांटेक्ट में है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं हो और फिर भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अच्छा, पहला दूसरा बाद में पढ़ाई, पहले थर्ड लॉ समझो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम इसको मारो वो तुमको मारे, ये थर्ड लॉ नहीं है। न्यूटन सोचा भी नहीं था कि थर्ड लॉ का ऐसा यूज होगा, ठीक है। वो जिस समय सोचा था वो थर्ड लॉ का ऐसा यूज होगा वो नहीं सोचा। खैर चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मेरा क्वेश्चन, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ अच्छा, अगर उल्टा अगर हम बोले, अब उल्टा अगर हम बोले कि नहीं M2 पहले उसमें फोर्स लगा रहा है, कहने का मतलब एक एक्शन होगा और दूसरा क्या होगा? क्लियर? कोई दिक्कत? इरेज करें? चलो नोट इट डाउन। क्लास 8 में तुम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे? यस और नो? नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये तो पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब तो पढ़ा होगा। इसका यूज़ है अभी, है ना, कि क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ा होगा तुम लोग। कोई दिक्कत नहीं? बताएगा कोई मुझे? और थोड़ा सा ब्रिज कोर्स ही बनाते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिफरेंस? हाँ, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, क्लास 9 ये लोग क्या बोला, समझ में आया? आ गया समझ में? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझते हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन। एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन का बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो भी बात हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन का बात हो रहा है। ये जो मोशन का बात हो रहा है ये कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन दो तरह का होता है ना बेटा, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म और एक क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म, और दूसरा क्या होता है? अच्छा, यूनिफॉर्म क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। क्लास 9 को समझ लेने दो। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? वेरी गुड, इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर ना? अच्छा, अब लॉज ऑफ मोशन भी है ना, यहाँ पे 3 लॉ था। पहला लॉ किसी को पता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वेरी गुड, समझो ये क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ जो है आपका वो क्या बताता है? व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और व्हेन अ बॉडी इन मोशन। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन अ बॉडी इन मोशन। अब यहाँ पे मोशन कैसा हो सकता है? यूनिफॉर्म भी या नॉन यूनिफॉर्म में। तो वहाँ पे आपको प्रिसाइजली बोलना है कि व्हेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन until and unless an external force is applied on it। ठीक है, मान लो इस टेबल पे, ये कोई टेबल है और इस पे आपका कोई बुक रखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग के साथ होता होगा कि कोई एक बुक खरीदे और उसको टेबल पे जाके रख दिए और उसका पढ़ना नहीं है साल भर, क्लास 9 निकल गया, तुमको उस बुक को टच ही नहीं करना है। तो अब बताओ, ये रेस्ट पे था ना, मान लो कि तुम अप्रैल में लिए और ये जाके बुक स्टॉल जहाँ पे तुम्हारा है वहाँ पे रख दिया, और वहाँ पे रखा रह गया, और ये अप्रैल 2021 में लिए थे, ये 2022 आ गया, अभी भी वही बुक सेल पे रखा हुआ है।
तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। एक तो बेचारे के पास हाथ पैर नहीं था, वो खुद से आके तुमको नहीं बोल सकता पढ़ लो हमको, हम भी हैं, पैसा लगाए हो, ऐसा नहीं बोल सकता। तो क्या हुआ, अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल मत बोलना कि सर हम एक बार बॉल को हिट किए, अब ये पूरा दुनिया घूम करके आएगा। ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होता तो ईशांत को एक किक मारती, ईशांत पूरा दुनिया घूम के आता, पानी में डूबता, बाहर निकलता, कहाँ कहाँ घूम के आता पता नहीं, कहाँ कहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो घूम के आता। अब ये बताओ, चलो जोक्स अपार्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन अगर आप किसी बॉल को किक करते हो, ये थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पे आएगा? रीजन, क्योंकि आइडियली ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जिसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स इसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा और उसका मोशन रेगुलर वे में अपोज हो रहा है। अब फर्दर और ये जा करके क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब सोचो, ये बुक सेल्फ से अगर हम लोग लेकर के आ गए बुक, तो मोशन में आ गया, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो वो रेस्ट में ही रहता है ना। सिमिलरली अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं रहता, आइडियल केस में इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, आप देखोगे नॉर्मल सरफेस पे थोड़ी दूर ट्रैवल करेगा फुटबॉल, और उसी को अगर आप ग्लास सरफेस पे ट्रैवल कराओगे तो वो क्या करेगा? ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। रीज़न क्या है बेटा? कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कम है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ज़्यादा। समझ में आ गया पहला लॉ? क्लियर? अच्छा, पहले लॉ से एक और वर्ड आता है, इनर्शिया। पहला लॉ से एक वर्ड और क्या आएगा? अब इसको समझते हैं, इनर्शिया होता क्या है? क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया हो गया, प्रीत का एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो नहीं ले। अच्छा, इनर्शिया वर्ड देखो, इनर्ट से आ रहा है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? इनर्ट, मतलब इनसाइड। दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट द चेंजेस। क्या कर रहा है वो? रेसिस्ट कर रहा है चेंज को। अच्छा, रेसिस्ट करना मतलब अपोज करना ना। अब किसको अपोज करेगा? चेंज को अपोज करेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है ना, अब समझो कि अगर कोई रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो सब क्या चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे रहने दो, हमको चेंज नहीं होना, है ना। आप देखोगे कोई अगर हैवी बॉक्स है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो हिल रहा है? नहीं हिल रहा, नहीं ना। और यही अगर छोटा सा एक बॉक्स ले लेंगे, उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो हिलेगा या नहीं हिलेगा? इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा है? जिसका मास ज़्यादा है। जिसमें मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेसिस्ट कर सकता है ना। एक काम करते हैं, बोलते हैं एक छोटा सा बच्चा, उसको खींचना है, वो रेसिस्ट तो करेगा लेकिन हम लोग खींच लेंगे, ठीक। और कोई बड़ा सा बच्चा है, उसको खींचना है, पता चला वो हमको खींच लेगा, हम उसको नहीं खींच पा रहे हैं, होगा या नहीं होगा? रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी किस में है ज़्यादा? किस में है? मतलब जिसमें ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? मतलब उसका अपोज करने का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा। अब इनर्शिया को डिफाइन क्या करते हैं, समझो। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी विच रेसिस्ट द चेंजेस। और चेंज में क्या आ रहा है? इफ़ अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, और बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इज दिस क्लियर? अब हम लोग समझते हैं इनर्शिया का 3 टाइप। पॉज कर। अब इनर्शिया का टाइप देखो,
इनर्शिया का आपका 3 टाइप है, ठीक है, इसको समझते हैं। पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या एट रेस्ट, जो भी बोलना है। अच्छा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। वो अपने रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो गया। इसका अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो ये समझो कि जब आप बस पे बैठे हुए हो या बस पे खड़े हो, अब बस क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अचानक से अगर बस चलती है ना तो आपको बैकवर्ड जर्क महसूस होता है ना, क्यों होता है? रीज़न समझ लो क्या होता है कि जब आप बस पे खड़े हो, बस भी आपके रेस्ट में है और आप भी क्या हो, रेस्ट में हो ना। जैसे बस चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, सडनली बस स्टार्ट हुई तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना वो आपका कांटेक्ट में बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका कहाँ है, एयर में। फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लोअर पार्ट पे। वो तो चलना स्टार्ट हुआ लेकिन आपका अपर पार्ट रेसिस्ट करेगा कि नहीं, हम रेस्ट में थे, हमको कहाँ रहना है, रेस्ट में, और रेस्ट पोजीशन उसका पीछे था, तो हमारा बॉडी किधर भागेगा, पीछे भागेगा, एंड दैट्स व्हाई वी फील बैकवर्ड जर्क। इज दिस क्लियर? समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल, जब आप बेडशीट को बीट करते हो ना तो डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन होता है। रीज़न सेम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आप डस्ट पार्टिकल्स को, सॉरी, जब आप बेडशीट को बीट कर रहे होते हो तो बेडशीट एंड डस्ट पार्टिकल्स एक पोजीशन में होगा। आप फोर्स किस पे अप्लाई किए, बेडशीट आगे गया, अब डस्ट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे, अब हवा में वो कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो किधर आ गया, नीचे। दैट्स वाई द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन। इज दिस क्लियर? थर्ड वन, जब आप ब्रांच को सेक करते हो ना तो आपका क्या होता है, वो जो फ्रूट है वो डिटैच होता है अपने ब्रांच से, वो नीचे आता है। रीज़न क्या है, आप फोर्स लगा रहे हो ब्रांच पे, ब्रांच को सेक किए, अब वो जो फ्रूट है वो क्या होगा, अपने पोजीशन पे जाना चाहेगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने में वो ऊपर जा रहा है, फोर्स आप नीचे लगा रहे हो, तो फर्दर वहाँ पे क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, वो फ्रूट फॉल डाउन होगा। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बैकवर्ड जर्क, क्या होगा ये, बैकवर्ड जर्क। दूसरा हम क्या बोले, बेडशीट वाला एग्जांपल दिए, बेडशीट से याद रखना डस्ट पार्टिकल्स, याद रहेगा। और तीसरा कौन सा एग्जांपल दिए, ब्रांच। हाँ हाँ हाँ, तभी होगा क्योंकि उस समय उसका जो कांटेक्ट फोर्स होता है बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये देखो कि तुम लोग कैरम खेला है, अच्छा कैरम तो सब खेला है ना। अच्छा, कैरम में ऐसे जैसे हम लोग कॉइन को पाइलअप करते हैं ना, करते हैं नहीं करते? अब अगर आप सबसे नीचे वाले कॉइन पे फोर्स, जो स्टैकर होता है वो क्या होता है, सबसे नीचे वाले पे फोर्स अप्लाई करता है। अब आप क्या देखोगे कि ये वाला कॉइन बाहर निकल गया, अब बाकी सारा कॉइन नीचे आ जाता है हवा में। वही बोल रहे हैं, वही इसलिए कहते हैं खाया पिया करो, बर्गर वालों खा लो। अगर हम जैसे चिकन वाले खाएंगे ना, खेलेंगे, तो वो कभी भी स्ट्राइकर वहाँ पे नहीं रहेगा। मेरे जैसा चिकन मटन खाया करो। ओह सॉरी, आज ट्यूसडे, आज बात नहीं करना। पाइल ऑफ कॉइन्स है, कैरम से स्ट्राइक किए, नीचे वाला कॉइन क्या होगा, आगे डिस्प्लेस होगा, और टोटल कॉइन उसी प्लेस पे आ गया। यहाँ पे बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या नहीं है? बाकी सारा अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे ही रहा। एक और एग्जांपल है कि जब आप ग्लास फुल ऑफ वाटर, इस पे अगर आप कार्डबोर्ड रखते हो, एकदम पतला सा कार्डबोर्ड, प्लाउड कर सकते हो एकदम पतला सा, और उस पर कॉइन को रख दो, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, लेट अस सपोज दिस इज योर ग्लास, और इसके ऊपर हम लोग एकदम पतला सा कार्डबोर्ड या कुछ रख दिया, उसके ऊपर यहाँ पे कॉइन रख दें, ठीक है। और उस कार्डबोर्ड को इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, कॉइन आपका फॉल डाउन होगा।
कॉइन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कभी करके देखना घर पे। तो आपका कॉइन क्या हो जाएगा, फॉल डाउन करेगा कहाँ पे, इनसाइड द ग्लास। रीज़न क्या है, ऊपर में पेपर रखा, पानी करके ग्लास उल्टा कर देना, सब पानी तुम साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे के लिए नहीं, डिस्ट्रक्टिव वे के लिए। प्रीत, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तीसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये समझो, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा कि जब आप चल रहे हो ट्रेन पे, ठीक है, और अचानक से ट्रेन या बस अचानक से अगर वो क्या हो जाए, स्टॉप कर जाए, तो आपको फॉरवर्ड जर्क महसूस होता है। रीज़न क्या है ना, सेम वही कि जब मेरा लोअर पार्ट इन कांटेक्ट विद बस और ट्रेन है, और जब वो स्टॉप किया तो लोअर पार्ट भी क्या होगा, स्टॉप। लेकिन मेरा अपर पार्ट क्या आपका मोशन में है ना, तो वो अभी भी कंटिन्यू करना चाहेगा मोशन में, और मेरा अपर पार्ट कैसा फील करेगा, फॉरवर्ड जर्क महसूस करेगा। इज दिस क्लियर? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड जर्क। क्लियर? अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बात करते हैं। कभी कभी जब आप लोग अपने व्हीकल पे या कार पे कहीं जा रहे होते हो घूमने के लिए, तो ऐसा बेंडिंग ऑफ कर्व ऑफ रोड मिलता है, मिलता है ना। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे तुम हो, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा ऑडी है। अब मेरे ऑडी में मान लो कि सीएन बैठी हुई है। अच्छा, अब समझो, सीएन बैठी हुई है। अब इधर से अगर ये बेंड हो रहा है, पहले ये कार कैसा आ रहा था बेटा, स्ट्रेट आ रहा था ना, हाँ स्ट्रेट आ रहा था, तो इसका मोशन किधर था, स्ट्रेट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे कर्व हो रहा है तो वो किधर जाना चाहेगा, स्ट्रेट ही जाना चाहेगा ना, है ना। तो इस पे एक फोर्स इधर साइड लगेगा ना। आप जब टर्न में जाते हो तो आप पे इधर फोर्स लगता है। द रीज़न इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दे वांट टू बी कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन, बट जैसे हम लोग डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पे आउटसाइड एक फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त। बाय बाय।